जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी में पेड़ों के चयन का मानदंड या आधार। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज का मतलब क्या होता है। तो देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम थोड़ा बता देते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब हम किसी फील्ड में फसलों के साथ साथ पेड़ों को भी उगाते हैं, उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये एक फील्ड है, ठीक, और ये जो फील्ड है ना, इसमें ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन में पेड़ों को लगाया हुआ है और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना बीच में, इसमें क्रॉप को लगाया हुआ है। तब हम इसको बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पेड़ भी उग रहे हैं और आपकी क्रॉप भी उग रही है। तो जब भी हम किसी फील्ड में पेड़ों के साथ साथ फसलों को उगाते हैं, उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब ये समझो कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, यानी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज का मतलब क्या है। तो देखो, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जब हम किसी भी फील्ड में लगाएंगे तो उनको लगाने से पहले उनको सिलेक्ट तो करना होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप राजस्थान में सेब के पेड़ों को लगा रहे हैं तो क्या वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए हमें उनको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्शन का कोई ना कोई तो आधार होगा। अब सिलेक्शन में कौन कौन से आधार हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट हो सकता है, यानी हम जिस पेड़ को सिलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ के एनवायरमेंट में ग्रो कर पाए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ में वो मल्टीपर्पस हो और जो उसकी ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से हो। तो ये सब क्या हैं? ये सब आधार हैं, यानी ये सिलेक्शन के आधार हैं। इसी को क्राइटेरिया कहते हैं, यानी हम किस आधार पर पेड़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, उसी को क्राइटेरिया कहते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है, ये जो आधार हैं, ये हमने आपके लिए 7 दिए हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है जो हमने आपको दिए हैं वही आप एग्ज़ाम में लिख के आओ। अगर अपने मन से कोई समझ में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक क्राइटेरिया पर्पस भी हो सकता है। पर्पस का मतलब है उद्देश्य, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री में जो पेड़ों को सिलेक्ट किया जा रहा है या पेड़ों को उगाया जाएगा, उसका उद्देश्य क्या है। क्या पेड़ों को टिम्बर यानी लकड़ी के लिए उगाया जा रहा है, या फ्रूट्स या नट्स के लिए उगाया जा रहा है, या अन्य किसी पर्पस के लिए उगाया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे अभी आपको पर्पस समझ में नहीं आ रहा हो कि पर्पस क्राइटेरिया कैसे हो सकता है। अब जब हमने इस पर बात कर ही ली है तो क्या करेंगे कि 8वें क्राइटेरिया के रूप में पर्पस पे भी बात कर लेंगे। तो अब फिलहाल हम इन 8 पे एक एक करके नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद इन सभी पे एक एक करके बहुत अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो देखो, पहला क्राइटेरिया है फास्ट ग्रोथ एंड अर्ली प्रोडक्टिविटी, यानी पेड़ों की तीव्र वृद्धि और शीघ्र उत्पादकता। दूसरा है डीप रूटेड ट्रीज, गहरी जड़ों वाले पेड़। तीसरा है स्ट्रेट ट्रंक ट्रीज, यानी सीधे तने वाले पेड़। मल्टीपर्पस नेचर, बहुउद्देशीय प्रकृति के पेड़। हाई प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन। अडेप्टिबिलिटी टू लोकल कंडीशन, स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन की क्षमता। कंपेटिबिलिटी विद क्रॉप, फसलों के साथ अनुकूलता। और फिर लास्ट है पर्पस यानी उद्देश्य। तो आइए इन सभी पे एक एक करके बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है फास्ट ग्रोथ एंड अर्ली प्रोडक्टिविटी। तो देखो, इसमें 2 शब्द हैं, पहला है फास्ट ग्रोथ और दूसरा है अर्ली प्रोडक्टिविटी। तो फास्ट ग्रोथ का मतलब है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जिनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती हो। इसको और अच्छे समझने के लिए इस पेज पर समझे। जैसे मान लें 2 प्रजाति के पौधे हैं, एक ए प्रजाति है, दूसरी बी प्रजाति है। ये जो ए प्रजाति का पौधा है ना, इसकी वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और ये पौधा लगाने के बाद
हार्वेस्टिंग के लिए 5 साल में तैयार हो गया। वहीं जो बी प्रजाति का पौधा है, इसकी वृद्धि थोड़ी धीमी हो रही है और ये लगभग हार्वेस्टिंग के लिए 15 साल में तैयार हुआ। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी प्रजाति का चयन आप एग्रो फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन या रोपने के लिए करेंगे? तो इसका सीधा जवाब है ए प्रजाति करेंगे। ए प्रजाति का क्यों करेंगे? क्योंकि ए प्रजाति इस प्रजाति के मुकाबले बहुत तेजी से तैयार हो जा रही है। और इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा होगा जो किसान है ना, वो एक ही फील्ड से इसके मुकाबले 3 बार अधिक प्रोडक्शन ले पाएगा। और इसमें जो दूसरा शब्द था वो था अर्ली प्रोडक्टिविटी। तो देखो, जो अर्ली प्रोडक्टिविटी है ना, वो फास्ट ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो इसको यहाँ पे समझें। देखो, जो पौधा है अगर वो तेज बढ़ेगा यानी फास्ट ग्रोथ होगी उसकी, तभी आप अर्ली प्रोडक्शन ले पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पौधा धीमे बढ़ रहा है, जैसे मान लो ये 15 साल में तैयार हो रहा है, तो क्या आप यहाँ से अर्ली प्रोडक्शन ले पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। अर्ली प्रोडक्शन के लिए पौधे को तेजी से बढ़ना होगा यानी फास्ट ग्रोथ होगी, तभी आप अर्ली प्रोडक्शन ले पाएंगे। अब इसकी थ्योरी को भी समझ लेते हैं। तो देखो, कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जो तेजी से वृद्धि करें और कम समय में कटाई यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएं, जिससे कि किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ होगा। कम समय में ज़्यादा लाभ कैसे होगा? तो हमने आपको देखो यहाँ पे बताया था कि अगर कोई भी पौधा तेजी से बढ़ रहा है तो किसान ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएगा अपने फील्ड से। जैसे आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्रजाति है 5 साल में तैयार हो रही है और ये 15 साल में, तो इसके मुकाबले जो किसान है वो 3 बार अधिक प्रोडक्शन ले पाएगा। तो इससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इंग्लिश में देखो, in agroforestry such plants should be selected which grow rapidly and fast and are ready for harvesting in less time so that the farmer and landowner will get more profit in less time। अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर, जो है डीप रूटेड ट्रीज यानी गहरी जड़ों वाले पेड़। तो देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री में ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनकी जो जड़ें हो ना, वो गहराई में हो। गहराई का मतलब है मृदा के अंदर काफ़ी नीचाई में उसकी जड़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए और उससे फ़ायदा क्या है? तो इसको इस वाले पेज पर समझें। जैसे मान लें 2 पौधे हैं, एक पौधा आपका ये रहा और दूसरा पौधा आपका ये रहा। ये दोनों ही पौधे अलग अलग प्रजाति के हैं। ये वाला जो आप पौधा देख रहे हैं ये गहरी जड़ों वाले पेड़ हैं, यानी इसकी जो जड़ है ना वो गहराई में है। मान लो ये इसकी जड़ है, ठीक। वहीं ये दूसरा पौधा है, इसकी जो जड़ है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, मान लो इतनी गहराई में है। आप समझो इसको। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम पेड़ों के साथ साथ फसलों को उगाते हैं। तो इसमें पेड़ तो ये रहे, अब इसके साथ फसल भी उगी होगी। तो अभी हम समझने के लिए कोई एक फसल को ले लेते हैं जो इस फील्ड में उगी हो। तो अभी हम गेहूं को ले लेते हैं, यानी पेड़ों के साथ में गेहूं की फसल को उगाया हुआ है। अब समझो, देखो गेहूं भी एक पौधा है, तो वो भी पोषक तत्व कहाँ से लेगा? तो इसका सीधा जवाब है मृदा से लेगा। तो मान लो ये गेहूं का पौधा है, ठीक, और ये इसकी जड़ रही, तो ये यहाँ से पोषक तत्वों को लेगा। और जो आपकी पेड़ की जड़ है ना वो इस वाले एरिया से पोषक तत्व लेगी। अब एक बात नोटिस करो, देखो जो फसल है वो ऊपरी सतह से पोषक तत्व ले रही है और जो आपका पेड़ है वो नीचे वाली सतह से पोषक तत्व ले रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मृदा में पोषक तत्व बने रहेंगे। अब इसको और अच्छे समझने के लिए ना आप इस वाली इमेज को देखो। तो मान लो इसके साथ भी गेहूं की फसल लगी हुई है, ठीक, और ये रहा आपका गेहूं का पौधा और ये रही इसकी जड़ है, ठीक। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो पेड़ है ये भी लगभग ऊपरी सतह से ही पोषक तत्वों को ले रहा है और जो आपकी गेहूं की फसल है वो भी ऊपरी सतह से ही पोषक तत्वों को ले रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ऊपरी सतह में बहुत जल्दी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए गहरी जड़ों वाले पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो फसल है वो ऊपरी सतह से पोषक तत्वों को ले लेगी, और जब पेड़ों की जड़ें गहराई में होंगी या गहरी होंगी तो वो नीचे वाली सतह से पोषक तत्वों को ले लेंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को देखो। तो देखो, कृषि वानिकी में गहरी जड़ों वाले वृक्षों का चयन करना चाहिए जिससे कि पेड़ों की जड़ें गहराई से पोषक तत्वों को लें और ऊपरी सतह के पोषक तत्व अन्य फसलें ले सकें। तो वही बात है जो हमने आगे आपको बताई है, यानी अगर गहरी जड़ों वाले पेड़ रहेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो पेड़ गहराई से पोषक तत्वों को ले लेंगे और जो ऊपरी सतह के पोषक तत्व हैं वो जो हमारी फसल ले लेगी। अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन एग्रो फॉरेस्ट्री, trees with deep roots should be selected so that the roots of the trees can take nutrients from deep and other crop can take nutrients from the upper surface of the soil। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर, जो कि है स्ट्रेट ट्रंक ट्रीज, यानी सीधे तने वाले पेड़। तो देखो, कृषि वानिकी पद्धति में रोपण हेतु सीधे तने और कम शाखाओं वाले वृक्षों का चयन करना चाहिए। इसमें दो चीज महत्वपूर्ण हैं। पहला है सीधे तने और कम शाखाओं वाले वृक्षों का चयन। इसका क्या मतलब है? तो इसको एग्जाम्पल से समझो। तो देखो, तो सीधे तने से मतलब है कि जो पेड़ होना चाहिए ना वो सीधा होना चाहिए। सीधा होने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम पेड़ों के साथ साथ फसलों को भी उगाते हैं। तो मान लो जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल गेहूं का लिया था कि हमने पेड़ों के साथ गेहूं को उगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी मान लो हमने गेहूं की फसल को उगाया हुआ है इस तरीके से। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये पेड़ सीधा है ना, तो इससे जो ये फसल है गेहूं की वो बहुत अच्छे से वृद्धि कर पाएगी क्योंकि उससे स्पेस मिल जा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट जो पेड़ है वो सीधा नहीं है, यानी उसका जो तना है वो कुछ इस तरीके से है। एक मिनट, हम इसको बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है वो उतनी अच्छी से वृद्धि नहीं कर पाएगी। इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ये होगा जो प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी कम होगा। और इसमें दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जो पेड़ होना चाहिए उस पर कम शाखाएं होनी चाहिए। कम शाखाओं का क्या मतलब है? तो इसको एग्जाम्पल से समझो। इस वाली इमेज में ये एक बरगद का पेड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा शाखाएं हैं, यानी इसकी जो क्राउन है ना वो कितनी बड़ी है। इससे लॉस क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई फसल ग्रो करते हैं ना तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जिसका जो तना हो वो सीधा हो और उस पर जो क्राउन है या जो उसकी ब्रांचेस हैं वो कम होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एग्रो फॉरेस्ट्री में लिप्टिस या पॉपुलर के पेड़ों को ही अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके तने होते हैं ना वो काफ़ी कम होते हैं। इससे जो हमारी फसल होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है। अब इसको इंग्लिश में भी देख लो। सिलेक्ट ट्रीज विद स्ट्रेट ट्रंक एंड लेस ब्रांचेस फॉर प्लांटिंग इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर, जो कि है मल्टीपर्पस नेचर, यानी बहुउद्देशीय प्रकृति के पेड़। तो पहले ये समझो कि मल्टीपर्पस से क्या मतलब है। तो देखो, मल्टीपर्पस का मतलब अगर पेड़ों के संदर्भ में देखें तो इसका मतलब होगा कि ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जिनसे कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिल सकें। प्रोडक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? तो देखो, जैसे टिम्बर हो गए, फ्रूट हो गया, नट्स हो गए, या गोंद हो गई, या कीमती छालें हो गई। तो ये सभी क्या हैं? तो ये सभी प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे पेड़ों का चयन करें जिनसे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलें और साथ ही वो हमारी फसल के लिए लाभकारी भी होने चाहिए। अब कोई पेड़ फसल के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है? तो देखो, जो पेड़ हो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, विंड शेल्टर का काम करे और सॉइल इरोजन को रोके। तो इस तरीके से फसल के लिए लाभकारी होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो,
ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जिनसे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलें और साथ ही हमारी फसल के लिए भी लाभकारी हों। प्रोडक्ट क्या होता है अभी हमने आपको बताया, जैसे टिम्बर हो गया, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये फ्रूट होगा तो उसको करेक्शन कर लेना आप। तो फ्रूट एंड नट्स हो गए, तो ये तो हो गए प्रोडक्ट, और साथ ही हमारी फसल के लिए लाभकारी होने चाहिए। तो लाभकारी कैसे होंगे, तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो कुछ पौधे होते हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है तो यहाँ थोड़ा बता देते हैं, हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे भी बता देते हैं, अब टॉपिक आ ही गया था। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है ना उसका मृदा में स्थिरीकरण करना, जो कि कुछ बैक्टीरिया करते हैं जो पेड़ या पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं या स्थिरीकरण करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फसल उगी है ना पेड़ों के साथ में यानी एग्रो फॉरेस्ट्री में, उसको ये नाइट्रोजन मिल पाएगा और वो भी अच्छे से ग्रो करेगी। और फिर इसमें दूसरा है विंड शेल्टर, यानी जो पेड़ होने चाहिए वो एक शेल्टर की तरह या एक विंड शेल्टर के रूप में काम करें। अब ये विंड शेल्टर क्या होता है, तो देखो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हवा बहुत तेजी से चलती है, अगर वो डायरेक्ट अगर फसल से टकराती है तो फसल के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो आपका खेत, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये आपका खेत है, ठीक, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहली वाली जो रो है ना उसमें पेड़ों को लगा दोगे, उसके बाद में फिर क्रॉप को लगा दोगे, फिर पेड़ों को लगा दोगे, फिर क्रॉप को। अब क्या होगा, मान लो इधर से आपकी हवा चलती है तो हवा सबसे पहले किससे टकराएगी, तो हवा सबसे पहले टकराएगी ये जो पेड़ है ना शुरुआत में इन पेड़ों से टकराएगी। तो ये पेड़ क्या करेंगे, ये एक शेल्टर काम करेंगे, यानी जो हवा आ रही है ना उसको काफ़ी हद तक धीमा कर देंगे, जिससे यहाँ पे जो फसल लगी हुई है ना उस पर कोई डैमेज नहीं होगा या उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। फिर है सॉइल इरोजन, यानी मृदा कटाव की भी वो रोकथाम करें। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वी शुड सिलेक्ट सच ट्रीज विच गिव 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स एंड आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दी क्रॉप्स। हो सकता है मल्टीपर्पज नेचर वाला जो इसका क्राइटेरिया है ना वो आपको समझ में इतने अच्छे से नहीं आया हो, तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जिनसे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलें। अगर आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर, जो कि है हाई प्रोडक्शन, यानी अधिक उत्पादन। इसका क्या मतलब है, तो इसको आप इस वाले पेज में समझें। जैसे मान लो किसी फील्ड से नॉर्मली 30,000 टन लकड़ी प्राप्त हो रही है, ठीक। अब हमें ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन करना है जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले, यानी हाई प्रोडक्शन हो। हाई प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर मान लो इसी फील्ड से अगर हमें 30,000 मिल रही है तो हम ऐसे पौधों को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें अब 30 ना मिल के 50,000 टन लकड़ी मिले। तो इससे देखो फ़ायदा हो गया। तो यही है हाई प्रोडक्शन का मतलब, यानी जितना प्रोडक्शन अगर नॉर्मली हो रहा है तो ऐसे पेड़ों का चुनाव करें जिनसे कि और अधिक प्रोडक्शन हो। इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखो कृषि वानिकी में उन पेड़ों का ही चुनाव करें जिनसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो, इससे किसान को अधिक लाभ होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा आप याद रखना कि हाई प्रोडक्शन का मतलब है कि अधिक उत्पादन हो। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन एग्रो फॉरेस्ट्री चूज दोज प्लांट्स from which the production per hectare is high. This will give more benefit टू दी फार्मर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर, जो है अडेप्टिबिलिटी टू लोकल कंडीशन।
अब लोकल कंडीशन से क्या मतलब है, तो देखो लोकल कंडीशन का मतलब है कि जिस स्थान पर पेड़ों को उगाया जाएगा या जिस स्थान के लिए हम पेड़ों को सिलेक्शन कर रहे हैं उस स्थान की जो कंडीशन है या जो परिस्थितियां हैं उसी को लोकल कंडीशन कहेंगे। अब परिस्थितियों में क्या क्या आ जाएगा, तो वहाँ का टेम्परेचर आ जाएगी, वहाँ की जलवायु आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, या वहाँ पे जो बीमारियां लग रही हैं या जो पर्यावरण तनाव हैं वो सब आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस पेड़ को सिलेक्ट किया जा रहा है वो उस लोकल कंडीशन को अडॉप्ट कर पाए या उसकी लोकल कंडीशन है या जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर वो ग्रो कर पाए। इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक, और उत्तर प्रदेश में रहने के बाद आपने सोचा कि मैं उत्तर प्रदेश में सेब के पेड़ों को उगाऊंगा। अब आप सोचो क्या सेब के पेड़ उत्तर प्रदेश में ग्रो कर पाएंगे, तो जो यहाँ की लोकल कंडीशन है उनको वहाँ के पेड़ अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मान लो शुरुआत में अगर एक आध दिन वो उग भी जाएं लेकिन 4-5 दिन के बाद जो आपके पेड़ हैं वो सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो क्लाइमेट चाहिए ना वो ठंडा क्लाइमेट चाहिए और उत्तर प्रदेश में तो गर्म क्लाइमेट है तो वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पौधे का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो वहाँ की लोकल कंडीशन को अडॉप्ट कर पाए या वहाँ की जो लोकल कंडीशन है वहाँ पर वो ग्रो कर पाए। इसको और अच्छे समझने के लिए इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखो पेड़ों को स्थानीय जलवायु, मिट्टी के प्रकार में पनपने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही उस क्षेत्र में कीटों, बीमारियां और पर्यावरण तनावों के प्रति प्रतिरोधी या सहनशील होना चाहिए। इसको और थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो देखो जिस एरिया के लिए हम पेड़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं ना उस एरिया की जो जलवायु है और जो मिट्टी है वो उन पेड़ों के लिए सुटेबल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मान लो हम उत्तर प्रदेश में सेब के पेड़ों को उगा रहे हैं तो क्या वो वहां पर ग्रो करेंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां की जो जलवायु है और जो मिट्टी है वो सेबों के लिए सुटेबल नहीं है। बस कहने का मतलब इतना सा है कि हम जिस पेड़ को सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो वहां की स्थानीय जलवायु और मिट्टी में पनपने में या उगने में सक्षम होना चाहिए, ऐसे पेड़ों को ही सिलेक्ट करें। और साथ ही उस क्षेत्र में जो कीट हैं या जो बीमारियां हैं और जो पर्यावरण तनाव हैं उनके प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। तो देखो कीट क्या होते हैं आप समझ गए होंगे, बीमारियां क्या होती हैं ये भी समझ गए होंगे, लेकिन पर्यावरण तनावों को नहीं समझे होंगे, इसको समझ लो। तो देखो पर्यावरण तनावों का मतलब है कि जैसे आपका टेम्परेचर हो गया तो कुछ एरिया में टेम्परेचर अधिक होता है, कुछ एरिया में कम होता है, ऐसे ही ह्यूमिडिटी हो गई या बारिश हो गई, तो इन सभी को एनवायरमेंटल स्ट्रेस या पर्यावरण तनाव कहते हैं। तो इनकी अधिकता या कमी के कारण पेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी जो पेड़ होने चाहिए उसके प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप केवल इतना याद रखें कि ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जो स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार में पनपने में सक्षम होने चाहिए। बस अब इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ट्रीज मस्ट बी एबल टू thrive in the local climate, soil type, they must be resistant to pest, disease and environmental stress prevalent in the area। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर जो कि है कंपेटेबिलिटी विद क्रॉप्स, यानी फसलों के साथ अनुकूलता। इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये मान लो कि यहाँ पर कंपेटेबिलिटी नहीं लिखा हुआ है बल्कि लिखा हुआ है ट्री कंफर्टेबल विद क्रॉप। अब आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यानी जो हमारे पेड़ हैं वो फसलों के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए और जो फसल है वो ट्रीज के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए इस वाले पेज पे आप समझें। जैसे मान लो ये आपने पेड़ लगाए हुए हैं और इस वाले एरिया में फसल है और ये फिर पेड़ हैं,
तो अब जो पेड़ है और जो फसल है वो एक दूसरे के साथ आसानी से ग्रो कर पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेड़ है ना उस पर बहुत सारे कीट लग रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, तो इसकी पत्तियां टूट कर ज़मीन पर गिरेंगी और पत्तियां टूट के ज़मीन पर गिरेंगी तो परिणाम क्या होगा कि नीचे फसल है तो वो फसल भी डैमेज होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो फसल है और जो पेड़ हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ, यानी फसल आपकी पेड़ों के साथ कंफर्टेबल हो और पेड़ फसलों के साथ कंफर्टेबल हो, ऐसी फसल और पेड़ों का चुनाव करना चाहिए। अब इसको हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी को। तो देखो, ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जिनके साथ फसल आसानी से उग सकें, वृक्षों का फसलों पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इंग्लिश में देखो, इन एग्रो फॉरेस्ट्री choose such trees with which crop can grow easily and the trees do not have any effect on the crops। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि पर्पस भी एक क्राइटेरिया है। पर्पस को हिंदी में उद्देश्य कहेंगे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो किसान है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री में पेड़ों को उगा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है या उसका पर्पस क्या है? क्या वो लकड़ी की यानी टिम्बर के लिए उगा रहा है, फ्रूट्स के लिए उगा रहा है, या छाल के लिए उगा रहा है, या नट्स के लिए उगा रहा है? जो भी उसका पर्पस है उसी हिसाब से वो पेड़ों का सिलेक्शन करेगा। इसको और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल से देखो। जैसे मान लो जो किसान है वो लकड़ी के लिए पेड़ों को उगा रहा है, तो वो ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट करेगा जिससे उसे अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा मात्रा में लकड़ी प्राप्त हो सके। जरूरी नहीं है कि वो लकड़ी के लिए उगा रहा हो सकता है वो फ्रूट्स के लिए उगा रहा हो। तो वो ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट करेगा जिससे उसे अच्छी क्वालिटी के फ्रूट मिले और ज़्यादा मात्रा में फ्रूट मिले, तो इसी को पर्पस कहेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जिन पे अभी हमने बात की है ना 8 क्राइटेरिया पे, उन सभी को एक एक करके शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, फास्ट ग्रोथ एंड अर्ली प्रोडक्टिविटी पहला क्राइटेरिया था। इसका मतलब है कि ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जो तेजी से वृद्धि करें और जल्दी प्रोडक्शन दें। फिर था डीप रूटेड ट्रीज, यानी गहरी जड़ों वाले पेड़। तो ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट करें जिसकी जड़ें गहराई में हों। इससे क्या फायदा होगा कि जो पेड़ हैं वो गहराई से पोषक तत्वों को ले लेंगे और ऊपरी सतह से जो हमारी फसल है वो पोषक तत्वों को ले लेगी। तीसरा है स्ट्रेट ट्रंक ट्रीज, यानी सीधे तने वाले पेड़। तो ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनके तना है वो सीधा हो, इससे फसल को ग्रो करने में आसानी होगी। फिर था मल्टीपर्पस नेचर, या बहुउद्देशीय प्रकृति के पेड़। तो ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनसे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल सकें। फिर था हाई प्रोडक्शन, या अधिक उत्पादन। तो पेड़ों की ऐसी प्रजाति को सिलेक्शन करना चाहिए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट है अडेप्टिबिलिटी टू लोकल कंडीशन, यानी जिस एरिया के लिए पेड़ों का चुनाव कर रहे हैं वो पेड़ उस लोकल कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएं या उस लोकल कंडीशन में वो ग्रो कर पाएं, ऐसे पेड़ों का ही सिलेक्शन करना चाहिए। फिर था कंपेटेबिलिटी विद क्रॉप, या फसलों के साथ अनुकूलता। तो ऐसे पेड़ों का और फसल का चुनाव करें जो क्रॉप के साथ और पेड़ों के साथ कंफर्टेबल हो, यानी कहने का मतलब है कि क्रॉप पेड़ों के साथ कंफर्टेबल हो, यानी आसानी से ग्रो कर पाएं, और पेड़ फसल के साथ में। और लास्ट था पर्पस, यानी किस उद्देश्य से हम पेड़ों को उगा रहे हैं, उसी को पर्पस कहेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।